हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस पॉक। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होगी और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहे होगी। तो जो 45 डेज़ पे क्लर्क यूट्यूब सेशन हमने स्टार्ट किया था उसका डे 3 है आज। पहले 2 दिन हमने पैराजिमल्स किया एंड फिर सेकेंड डे हमने पैराजिमल के साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी किए। तो अगर आपने वो दोनों सेशंस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। अच्छे लेवल क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा अप्रोच हमने वहाँ पर सीखा है। आज डे 3 है और आज हम थोड़े से ग्रामर वाले क्वेश्चंस करेंगे। एरर डिटेक्शन वाले हैं और एक अलग पैटर्न का एरर डिटेक्शन है, तो दोनों ही हम कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, एरर डिटेक्शन करने के लिए क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप पार्ट्स को, जैसे ये वाला एरर डिटेक्शन है, इसमें आपको ऐसे करके पार्ट नहीं दिया है, हर ऑप्शन में सेपरेट पार्ट दिया है, ठीक है। पर उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है। आपको पर पार्ट को पढ़ना है ठीक से और सेंटेंस को भी देखना है कि सेंटेंस क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमें ग्रामेटिकली भी हम देखेंगे और कॉन्टेक्चुअली भी देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या एरर्स हैं इसमें। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर। एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक सेंटेंस दिया है क्वेश्चन में और एक पार्ट में एरर हो सकता है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमें फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में हमारा एरर है और उस ऑप्शन को हमें आंसर मार्क करना है। इफ़ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेंटेंस में एरर हो ही नहीं, तो अगर वो केस है तो हमें नो एरर का ऑप्शन चूज़ करना है। अब यहाँ पे देखो, ये जो होते हैं एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन तो काफ़ी ट्रिकी होते हैं क्योंकि ग्रामर इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, प्लस नो एरर का भी होता है और इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत होती है। बट अगर आपकी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है, तो आप इनको बहुत ईजिली कर जाओगे क्योंकि एरर एक ही पार्ट में है। अगर आपको कहीं भी दिखता है कि ग्रामेटिकली आपने जो सीखा है कॉन्सेप्ट उसमें इनकन्सिस्टेंसी है, ठीक है, रॉन्ग है, तो आप उसी को मार्क करोगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है, देयर आर अ नंबर ऑफ इशूज़, ठीक है, एक्सटर्नल टू द इंस्टीट्यूशन दैट कैन इन्फ्लुएंस द फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। अब आपने सेंटेंस को पढ़ लिया, ठीक है। अब हर एक जितने भी ग्रामर कॉन्सेप्ट्स लगे हैं उन सबको यहाँ पे चेक कर लो, जिन जिन ग्रामर कॉन्सेप्ट्स का इस सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ इशूज़, ठीक है, अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगता है। हम उन एरर्स को देख रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत कॉमनली आते हैं, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ के साथ क्या लगता है, प्लूरल नाउन लगता है। प्लूरल नाउन लगा है, हाँ, अ नंबर ऑफ इश्यूज, ठीक है। तो ये पार्ट में आगे देख लेते हैं, इशूज एक्सटर्नल टू द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्या है, देयर आर अ नंबर ऑफ इशूज़, काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो कि एक्सटर्नल है इंस्टीट्यूशन के, मतलब इशूज़ इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं है, बाहर है। तो ये वाला पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब जो कि यहाँ पे इश्यूज़ है और ये नंबर है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने आर लगाया, ठीक है। देयर जो होता है ये इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे देयर इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। देयर का जो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करती है कि देयर के बाद जो वर्ब है, वर्ब के बाद जो नाउन है उस पर, अगर नाउन प्लूरल है तो देयर के बाद प्लूरल वर्ब आएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, देयर इज अ बॉय, ठीक है। बॉय क्या है, सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। वही अगर बॉयज हो जाता, देयर आर बॉयज, देयर आर 2 बॉयज इन द पार्क, ठीक है। अब यहाँ पे देयर के साथ क्या लग गया, आर लग गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था ना, प्लूरल थी यहाँ पे जो नाउन थी। तो देयर का होता है वो एज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि देयर के बाद जो वर्ब है, वर्ब के बाद जो आपका नाउन आया है वो कौन सा फॉर्म में है, प्लूरल में है या सिंगुलर में है। तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। डैट कैन इन्फ्लुएंस्ड द फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को एरर अब मिल गया होगा, यहाँ पे है कैन के साथ, डैट कैन के साथ, कैन क्या है, मॉडल वर्ब है और मोडाल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, बिना SES वाली फॉर्म। यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा रखा है, यहाँ पे पास्ट टेंस फॉर्म लगा रखा है, ठीक है। तो डैट कैन इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ इश्यूज एक्सटर्नल टू द इंस्टीट्यूशन दैट कैन इन्फ्लुएंस द फिजिकल मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स। क्यों हमने इन्फ्लुएंस क्यों लिखा, क्योंकि एक तो कैन है, मोडाल वर्ब है, सेकंड की एक्टिव स्ट्रक्चर है। जो इश्यूज़ है वही इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं फिजिकल मैनेजमेंट को,
इसीलिए मैंने कहा था कि ग्रामर भी देखना है, कॉन्टेक्स्ट भी देखना है कि कॉन्टेक्चुअली भी एरर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दैट कैन इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा, दैट कैन इन्फ्लुएंस ही होगा, क्योंकि जो इशूज़ है वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है एक्शन का। पैसिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट रिसीवर होता है, यहाँ पे रिसीवर नहीं है, यही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस होगा और कैन के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो हमारा एरर किस में था, हमारा एरर था पार्ट सी में, ठीक है। समझ में आ गया। कभी भी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो डाउट जो कमेंट बॉक्स है वीडियो को, वहाँ पे डाउट अपना ज़रूर बता देना, मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा आपका डाउट, ठीक है। यहाँ पे भी बाकी सब सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप देख लो यहाँ पे, इसको देख के क्या आपसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर हम तो डिस्कस करेंगे। देखते हैं। 7 is not really a magic number, but it does have an uncanny way of appearing in all sorts of oddly situations. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि 7 एक मैजिक नंबर नहीं है, बट एक मिस्टीरियस वे में ये ऑड सिचुएशंस में आ जाता है। हर जगह 7 हमें देखने को मिलता है। जैसे कहने का मतलब जैसे 7 वीक्स हो गए और 7 कलर्स हो गया रेनबो में, तो वैसे 7 हर जगह दिखता है। ऐसा कोई मैजिक नंबर वैसे है नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है हमें। 7 चूँकि सिंगुलर है, इज़ सही लगा हुआ है। 7 इज़ नॉट रियली अ मैजिक नंबर, ठीक है। 7 एक मैजिक नंबर नहीं है, बट इट डज़ हैव। डज़, डू, डज़, डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होता है। तो यहाँ अभी तक तो कोई एरर नहीं दिखा है हमें। एन अनकैनी वे ऑफ अपीयरिंग, एन भी लगा हुआ है, अनकैनी वॉवेल साउंड है, एन सही लगा हुआ है, यहाँ भी कोई एरर नहीं दिख रहा है। अनकैनी वे ऑफ अपीयरिंग, ऑफ के बाद अपीयरिंग, क्योंकि ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन बन सकता है ऑब्जेक्ट, आपका जेरेंड बन सकता है, इन्फिनेटिव बन सकता है। तो अपीयरिंग क्या है, ये जेरेंड है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जो नाउन की तरफ फंक्शन कर रही है। कैसे पता चला नाउन की तरफ फंक्शन कर रही है, क्योंकि ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है। और हमेशा याद रखना है प्रेपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, जो कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, और अगर वर्ब होगी तो वर्ब आईएनजी के फॉर्म में होगी, जिसको हम जेरेंड कहते हैं। तो अभी तक कोई एरर नहीं दिखा। इन ऑल सॉर्ट्स, ऑल क्या बताता है, प्लूरल बताता है। सॉर्ट्स क्या है, प्लूरल नाउन है। ऑल के बाद भी हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ। अब एरर यहाँ पे है, ऑर्डरली सिचुएशंस दिया हुआ है। ऑर्डरली क्या है, ये एडवर्ब है। सिचुएशंस क्या है, ये नाउन है। एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब मॉडिफाई करता है आपके एडजेक्टिव को, वर्ब को, या किसी और एडवर्ब को। हमें यहाँ पे नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ऑर्डरली नहीं होगा, ऑड सिचुएशंस होगा। तो एरर किस में था हमारा, पार्ट डी में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। I want to write a treatise on democracy and the difference between what exists and what the intent of the idea was. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि जो स्पीकर है वो क्या लिखना चाहता है, एक ट्रीटीज लिखना चाहता है किस पे, डेमोक्रेसी पे, और जो डिफरेंस है किसके बीच, जो अंतर किसके बीच है, जो एग्जिस्ट करता है और जो आइडिया था कि क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब अभी जो है और जो आइडिया था क्या होना चाहिए, उन दोनों के अंतर पे और डेमोक्रेसी पे एक ट्रीटीज ऑथर लिखना चाहते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ये है। आई वॉन्ट टू सही है, रोट अ ट्रीटीज। अब देखो 2 + V1 ये होता है आपका इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है, हाँ। तो हमेशा इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रोट क्या है, ये पास्ट टेंस फॉर्म है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है, तो इसको गलत हो करो और यहाँ पे रोट की जगह क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। आई वॉन्ट टू राइट अ ट्रीटीज ऑन किस पे, डेमोक्रेसी पे, एंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट द इंटेंट ऑफ द आइडिया वाज। किसी भी पार्ट में और एरर नहीं है। बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है, हमेशा याद रखना। बिटवीन जो है
एक मिनट, किसका कॉल आ रहा है? एक मिनट। बिटवीन के साथ क्या लगता है? एंड लगता है। हेलो। हेलो। हाँ माइका। रौनक ऑफिस में हो? हाँ, वीडियो बना रहा था। वीडियो बना रहे हो? हाँ स्टार्ट हो गई है? हाँ, बीच में ही था। अरे यार चलो, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं किसी और से बोलती हूँ। ठीक। ठीक है, कहाँ थे हम? सॉरी, कॉल था। बिटवीन के साथ एंड लगता है, हमेशा याद रखना, बिटवीन के साथ एंड लगता है। फ्रॉम के साथ लगता है टू। इसमें बहुत बार एरर आएगा। बिटवीन के साथ टू लगा देगा, फ्रॉम के साथ एंड लगा देगा। बिटवीन एक नाउन होगी, फिर आएगा एंड, फिर दूसरा नाउन होगा। ये व्हाट एग्जिस्ट भी नाउन है, नाउन फ्रेज है। व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट द इंटेंट ऑफ द आइडिया वॉज, ये भी नाउन है। बहुत बड़ा फ्रेज लग रहा है बट है नाउन, क्योंकि बिटवीन के साथ जुड़ा है, बिटवीन एंड के साथ। ठीक है, तो बिटवीन नाउन है, व्हाट एग्जिस्ट, एंड व्हाट द इंटेंट ऑफ द आइडिया वॉज। ठीक है, ये नाउन है। तो बिटवीन के साथ एंड लगता है, फ्रॉम के साथ टू, यही हमेशा याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो आई वॉन्ट टू रोट नहीं होता, आई वॉन्ट टू राइट होता। ठीक है, चलो, इसमें और कोई एरर नहीं था। देखते। A conference was being held today to explore the rise of fascism and far-right movements and how to combat racism. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि a conference was being held today. कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस आज, ठीक है, होना था। टू एक्सप्लोर, क्या करने के लिए? एक्सप्लोर करने के लिए, यानी कि फाइंड आउट करने के लिए राइज ऑफ फेसिज्म। ठीक है, कि कैसे फेसिज्म की ग्रोथ हुआ, बढ़ोतरी हुई, एंड फार राइट मूवमेंट्स, और फार राइट मूवमेंट्स की कैसे ग्रोथ और बढ़ोतरी हुई, एंड हाउ टू कॉम्बैट रेसिज्म, और जो रेसिज्म हो रहा है उसको हमें कैसे कॉम्बैट करना है, टैकल करना है। अ कॉन्फ्रेंस वॉज बीइंग हेल्ड टुडे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस को आज किया जा रहा था। वॉज बीइंग क्या होता है, मतलब कि क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहा है, वो भी पैसिव वॉइस है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वॉज बीइंग है तो पैसिव स्ट्रक्चर है। तो वॉज बीइंग हेल्ड टुडे, यानी कि कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा था आज। और क्या, किस लिए किया जा रहा था? एक्सप्लोर करने के लिए। टू एक्सप्लोर, यहाँ पे भी ठीक है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। द राइज ऑफ फेसिज्म सही है, एंड फार राइट मूवमेंट्स ठीक है, एंड हाउ टू कॉम्बैट रेसिज्म। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हमारा नो एरर का आंसर है। फिर भी हम एक बार फिर चेक कर लेंगे, क्योंकि नो एरर में हमेशा बच्चों को डाउट होता है कि हमने कुछ मिस कर दिया। तो देखते हैं, एक कॉन्फ्रेंस वॉज बीइंग हेल्ड टुडे, पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है? वॉज के साथ, अगर उसकी बात करें, कंटिन्यूअस टेंस की बात करें, तो वॉज के साथ, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वॉज है, बीइंग है, हेल्ड क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये हमेशा पैसिव वॉइस में होती है, हमेशा तुम्हें दिखेगी। तो ठीक है, ये वाला पार्ट सही है। कब हो रहा था? आज किया जा रहा था। अब आज का मतलब क्या है कि मे बी ये बात शाम में हो, ठीक है, और कॉन्फ्रेंस आपका मॉर्निंग में या आफ्टरनून में हो रहा हो, तो वो हो चुका। क्यों किया जा रहा था? टू के साथ एक्सप्लोर, 2 + V1 है, ये वाला स्ट्रक्चर सही है। द राइज ऑफ फेसिज्म एक्सप्लोर करना था, हमें समझना था क्या कि फेसिज्म कैसे हुआ है, एंड फार राइट मूवमेंट्स कैसे स्टार्ट हुए हैं, कैसे उनका ग्रोथ हुई, बढ़ोतरी हुई, और रेसिज्म को कॉम्बैट कैसे करना है। तो कहीं पे भी हाउ टू कॉम्बैट रेसिज्म, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हमने फुल स्टॉप एंड किया है। हाउ टू कॉम्बैट रेसिज्म, या कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये एक्चुअली आइडिया था जिसको एक्सप्लोर किया जा रहा था। तो नो एरर का आंसर क्वेश्चन था ये, इसमें कोई एरर नहीं था। देखते। द सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन हैज़ नॉट कीप पेस विद द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री सो दैट इट इज़ रिलेटिवली फॉलिंग बिहाइंड। कहना क्या चाह रहा है, आइडिया क्या है सेंटेंस का, कि जो पब्लिक एजुकेशन का सिस्टम है वो प्रोग्रेस के साथ पेस नहीं कीप कर पा रहा है, मतलब प्रोग्रेस के साथ मैच नहीं कर पा रहा है अपनी स्पीड। प्रोग्रेस काफ़ी बढ़ रही है बट एजुकेशन का प्रोग्रेस पीछे रह जा रहा है, सो दैट इट इज़ रिलेटिवली फॉलिंग बिहाइंड। उसी आइडिया को कंटिन्यू किया गया कि वो काफ़ी पीछे अभी है। अब देखते हैं कि ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को कि क्या एरर है। द सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन, द सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन, इसमें तो कोई एरर है ही नहीं। हैज़ नॉट कीप, अब यहाँ पे देखो, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म,
या फिर हैज़ के साथ नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हैव भी हो सकता है, हैव। अब पास्ट टेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हैड आ जाती है, हैड प्लस V3। तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे क्या, हैज़ नॉट कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या चाहिए था हमें, केप्ट चाहिए था, तो यहाँ पे गड़बड़ी है, केप्ट होना चाहिए था। हैज़ नॉट केप्ट पेस विद द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। आगे देख लेते हैं, पेस किसके साथ, विथ द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री सो दैट इट इज़, इट किसके लिए लगाया गया है, सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन के लिए लगाया गया। ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि सिस्टम की बात हो रही है ना, सिस्टम क्या है, सिंगुलर है। सिस्टम किसका है, पब्लिक एजुकेशन का है, तो वहाँ पे क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सिस्टम किसका, तो पब्लिक एजुकेशन का। पर सब्जेक्ट क्या है, सिस्टम है और सिंगुलर है, तो इट प्रोनाउन सिंगुलर के लिए आता है। अब चूँकि सिस्टम कोई ह्यूमन तो है नहीं, कोई एनिमल बर्ड तो है नहीं, लिविंग थिंग तो है नहीं, तो हमने इट लगाया, तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। इट इज़ रिलेटिवली फॉलिंग बिहाइंड, फॉलिंग बिहाइंड वर्ब है, तो उसके लिए एडवर्ब रिलेटिवली का यूज़ किया गया है। तो किस में था हमारा एरर, एरर था हमारा बी में, वर्ब की फॉर्म गलत यूज़ की गई थी। आते हैं नेक्स्ट पे, ओके ठीक है, यानी यहाँ से हमारा नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो नया पैटर्न स्टार्ट होता है तो डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन में सेंटेंस है, सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन ऑफ द पार्ट्स में कंटेन एन एरर, एक इनमें से एक पार्ट में एरर हो सकता है। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर एंड मार्क इट एज द आंसर। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, खोजना है उस पार्ट को जिसमें एरर है। इग्नोर एरर्स ऑफ पंक्चुएशन, ही पंक्चुएशन को कोई एरर हो गया, कॉमा आपका फुल स्टॉप, तो उनका एरर को इग्नोर करना है, ठीक है। वैसे भी हम ग्रामेटिकल एरर्स ही ढूंढते हैं या कॉन्टेक्चुअल एरर्स ही ढूंढते हैं हम एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन में। इन केस द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज, मार्क ऑप्शन ई दैट इज नो एरर। अगर सेंटेंस करेक्ट है, मतलब कोई भी एरर नहीं है, तो हमें क्या करना है, नो एरर का आंसर मार्क करना है। एक नोट दे रखा है, द वर्ड्स इन बोल्ड आर ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे बोल्ड में, जैसे पिवटल है, इकोनॉमी है, ये करेक्ट है, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। देखते हैं कहाँ पे हमारा इसमें एरर है। अ रन ऑन द लीरा प्रोवाइडेड a run on the lira proved a pivotal moment for Turkey's financial markets in 2018, prompting action from Ankara that has tilted the economy inward and frightened off foreign investors. A run on the lira ने क्या किया, प्रूव किया एक पिवटल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट टर्की के फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। कब किया, 2018 में। यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो, जब भी पास्ट की बात हो रही और पास्ट का टाइम दिया हो तो हमेशा पास्ट टेंस वाले वर्ब यूज़ करो, ठीक है। तो हम चेक करते हैं क्या पास्ट टेंस वाला वर्ब यूज़ हुआ है, तो यहाँ प्रूव्ड है, ये पास्ट टेंस का वर्ब है, यानी कि सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ किया करो। तो जो ये क्या सब्जेक्ट है, अ रन ऑन द लीरा, लीरा पे जो रन हुआ उसने क्या किया, उसने प्रूव किया। क्या प्रूव किया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट टर्की के फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। कब प्रूफ किया, तो 2018 में। पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस का वर्ब सही यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट भी सही है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। तो ये वाले और ये वाले पार्ट में ए बी में कोई एरर नहीं है। आगे देखते हैं, प्रॉम्प्टिंग एक्शन फ्रॉम अंकारा दैट हैज़ टिल्टेड द इकोनॉमी इनवर्ड एंड फ्राइटन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब आपको एरर मिला होगा, प्रॉम्प्टिंग एक्शन फ्रॉम, किससे उसने एक्शन किससे कॉज करवाया, अंकारा से करवाया, जिसने डैट, अब डैट किसके लिए यूज़ होता है, अंकारा के लिए ही यूज़ होगा। दैट हैज़ टिल्टेड लिखा है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। दैट हैज़ टिल्टेड द इकोनॉमी इनवर्ड, एंड यहाँ पे लिखा है फ्राइटन ऑफ। यहाँ पे हैज़ की के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कनेक्ट किससे हुआ है, एंड से कनेक्ट है। तो एंड के साथ हमेशा पैरेलल
पार्ट्स ऑफ स्पीच कनेक्ट होते हैं और उनका फॉर्म भी सेम होता है। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड के एक तरफ, तो एंड के दूसरे तरफ भी जो वर्ब की फॉर्म होगी वो सेकंड ही होगी। अगर थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही होगी। अगर हैज़ के साथ लगा है थर्ड फॉर्म, तो एंड के उस तरफ भी हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ही होगा, क्योंकि एंड के साथ हम पैरेललिज्म मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे हैज़ टिल्टेड है, तो यहाँ पे हैज़ के साथ फ्राइटेंड ऑफ ही होगा। ठीक है, तो फ्राइटन ऑफ को फ्राइटेंड ऑफ करना है, तो एरर किस में था हमारा? पार्ट डी में था। यहाँ पे एंड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी एंड के साथ तुम वर्ब ज्वाइन करो तो फॉर्म सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। India's dominant service industry began 2020 in a buoyant mood as activity accelerated in January in the fastest pace in 7 years on strong domestic demand। क्या कह रहा है कि इंडिया का जो डोमिनेंट सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री कैसी है इंडिया की? डोमिनेंट है, काफ़ी अच्छी है। वो कब उसने 2020 का जो साल था किस तरह से स्टार्ट किया? एक बोयंट मूड में स्टार्ट किया। बोयंट मतलब कि बहुत ही एनर्जेटिक वे में स्टार्ट किया। एज एक्टिविटी एक्सेलरेटेड इन जनवरी, क्योंकि क्यों ऐसे मूड में स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई थी। सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ थी, यानी सर्विस इंडस्ट्री की जो डिमांड थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। किस तरह से बढ़ी थी? 7 ईयर, 7 साल में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पेस से बढ़ी थी ऑन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। और डोमेस्टिक डिमांड भी, यानी कि इंडिया के अंदर भी जो सर्विस इंडस्ट्री की डिमांड थी वो भी बढ़ गई थी। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब ग्रामेटिकली देखते हैं। इंडियाज डोमिनेंट सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री क्या है? नाउन है। नाउन के साथ क्या लगा है? ये एडजेक्टिव है। डोमिनेंट एडजेक्टिव होता है, मतलब कि काफ़ी बाकियों से ज़्यादा अच्छा, बाकियों से सुपीरियर। तो यहाँ पे सही है। बिगैन 2020, ठीक है। कैसे स्टार्ट किया उसने? 2020 को, तो काफ़ी बुयंट मूड में स्टार्ट किया, तो इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है। एज एक्टिविटी, ये भी सही है। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक्टिविटी एक्सेलरेट हो गई थी जनवरी में। यहाँ पे इन जनवरी है, पास्ट की बात हो रही है, ये भी पास्ट की बात कर रहा था। तो बिगैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एक्सेलरेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब वर्ब भी सेम बिल्कुल सही यूज़ हुआ है। ठीक है। यहाँ देखो, इन द फास्टेस्ट पेस, पेस के साथ हमेशा हम एट लगाते हैं, इन नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एट होगा, एट द फास्टेस्ट पेस। ठीक है। इन 7 ईयर्स ऑन स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, तो कहाँ पे था हमारा? सी में था एरर। पेस के साथ हमेशा प्रेपोजिशन एट लगता है, इन नहीं लगता। ठीक है। तो एरर सी में था, प्रेपोजिशन वाला एरर था इसमें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्या लिखा है। द स्वैप मार्केट मूव वाज वन ऑफ डजन ऑफ डिक्टेट्स एंड रेगुलेशंस टू डिफेंड द लिरा फ्रॉम सेटिंग डिपॉजिट रेट्स एट लेंडर्स टू टैपिंग द सेंट्रल बैंक रिजर्व्स। ओके, जो स्वैप मार्केट मूव है वो डजन्स ऑफ मूव में से एक है, डजन्स ऑफ डिक्टेट्स एंड रेगुलेशंस में से एक है, यानी कि एक मूव लाया गया है स्वैप मार्केट से रिलेटेड। ठीक है। और भी बहुत सारे डजन्स ऑफ डिक्टेट्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे, उनमें से वो एक है। क्यों लाए गए थे? लिरा को डिफेंड करने के लिए। किस चीज़ से डिफेंड करने के लिए? फ्रॉम सेटिंग डिपॉजिट रेट्स एट लेंडर्स, ठीक है, टू टैपिंग द सेंट्रल बैंक रिजर्व। क्योंकि जो डिपॉजिट रेट्स है लेंडर्स को, उसको वो रोके और टैप करे सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को। ठीक है। ओके, तो ये है आपका कॉन्टेक्स्ट कि स्वैप मार्केट मूव में एक स्वैप मार्केट मूव एक रेगुलेशन था। ठीक है, एक डिक्टेटिव रेगुलेशन था। कौन सा था? बहुत सारे डजन्स ऑफ डिक्टेट्स एंड रेगुलेशंस लाए गए थे, उनमें से एक स्वैप मार्केट मूव था। ठीक है। क्यों लाए गए थे? क्योंकि लिरा को डिफेंड करना था। फ्रॉम सेटिंग डिपॉजिट रेट्स एट लेंडर्स टू टैपिंग द सेंट्रल बैंक रिजर्व्स। और मूव्स किस किस तरह के मूव्स थे? एक तो ये था कि डिपॉजिट रेट्स लेंडर्स के लिए सेट करना था और यहाँ से लेके टैप करना था सेंट्रल बैंक रिजर्व्स को। तो ये भी 2 मूव की रेंज दी गई है यहाँ पे। ठीक है। अब ग्रामेटिकली देखते हैं। द स्वैप मार्केट मूव वॉज, ठीक है, ठीक है। स्वैप मार्केट मूव क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर है।
तो वॉज लगा हुआ है, ठीक है, ये पार्ट बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यहाँ पे देखो वन ऑफ डजन लिखा हुआ है। डजन जो होता है ना वो हमारा सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं अ डजन। बताता एक ग्रुप को ही है, बट एक ग्रुप को बताता है। अगर हम कह रहे हैं कि डजन मतलब एक ग्रुप है, ग्रुप में कितनी चीज़ें हैं 12, बट चीज़ों को नहीं, ग्रुप कितना है, एक ही ग्रुप है ना, इसलिए डजन सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ जो होता है ना स्ट्रक्चर, वन ऑफ, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन यूज होता है। अब यहाँ पे वो स्ट्रक्चर यूज हुआ है वन ऑफ, तो यहाँ पे डजन्स होगा, तो एरर किसमें, बी में है, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी ठीक है, डजन्स ऑफ डिक्टेट्स एंड रेगुलेशंस टू डिफेंड द लीडर। अब यहाँ पे फ्रॉम था, जैसे हमने सीखा था फ्रॉम के साथ टू लगता है, बिटवीन के साथ एंड, तो फ्रॉम सेटिंग डिपॉजिट रेट्स एट लेंडर्स टू टैपिंग द सेंट्रल बैंक रिजर्व। फ्रॉम के साथ टू। एक और चीज़ बताई थी कि बिटवीन एंड में चीज़ें सेम होंगी, जैसे उसमें बिटवीन के साथ नाउन था तो एंड के साथ भी नाउन था, तो यहाँ पे भी फ्रॉम के साथ और टू के साथ नाउन ही होगा। ये जो सेटिंग है ये एक्चुअली जेरेंड है, जैसे हमने पढ़ा वर्ब के आईएनजी फॉर्म। टैपिंग भी जेरेंड है और फ्रॉम टू सेम स्ट्रक्चर है, सेटिंग जेरेंड, टैपिंग जेरेंड, तो ये भी सही है क्योंकि फ्रॉम टू और बिटवीन एंड यहाँ भी स्ट्रक्चर सेम होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं था, एरर हमारा बी में था। तो एक चीज़ ध्यान में रखने की बात है, जब भी बिटवीन एंड हो, बिटवीन एंड वाला कॉन्सेप्ट हो या फ्रॉम टू वाला कॉन्सेप्ट हो, तो बिटवीन के साथ बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है एंड के साथ भी सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा। सिमिलरली फ्रॉम के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है टू के बाद वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच होगा। अगर नाउन यहाँ है तो नाउन यहाँ एंड के बाद भी होगा, अगर जेरेंड यहाँ है तो जेरेंड यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी नाउन है तो नाउन होगा, जेरेंड है तो जेरेंड होगा, ठीक है। तो ये होता है एक आपका कॉन्सेप्ट। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Many Chinese consumer perceives cars with 3-cylinder engines as noisier and prone to vibrating, and sales began to tumble in the third quarter of 2018. बहुत सारे चाइनीज़ कंज्यूमर्स थे, उनको क्या लगा कि जो कार्स है जिनमें 3 सिलेंडर इंजन्स है वो नॉइजियर है, ज़्यादा आवाज़ करते हैं और ज़्यादा वाइब्रेट भी करते हैं, हिलते भी ज़्यादा है। एंड सेल्स बिगैन टू टम्बल, और इस वजह से जो सेल्स थी 3 सिलेंडर इंजन्स की वो बिगैन टू टम्बल, कम होने लग गई। कब? 2018 के थर्ड क्वार्टर में। तो ये है कॉन्टेक्स्ट। ग्रामेटिकली देखते हैं। मैनी चाइनीज़ कंज्यूमर्स क्या है आपका? ये आपका है प्लूरल सब्जेक्ट। मैनी चाइनीज़ कंज्यूमर्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब क्या लगा रखा है? सिंगुलर। एस या ई एस वाली वर्ब सिंगुलर होती है तो ये गलत हो गया। परसीव होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो मैनी चाइनीज़ कंज्यूमर परसीव, उसके बाद विथ 3 सिलेंडर इंजन्स एज नॉइजियर एंड प्रोन टू वाइब्रेटिंग, ठीक है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। एंड सेल्स बिगैन के बाद टू वाली वर्ब फॉर्म, 2 + V1 इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है, टम्बल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सही यूज़ हुआ है इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2018। एरर किस में था आपका? एरर आपका पार्ट ए में था। चलो क्या है यहाँ पे? 3 सिलेंडर गैसोलीन इंजन्स आर क्लीनर एंड मोर फ्यूल एफिशिएंट दैन देयर कन्वेंशनल 4 सिलेंडर काउंटरपार्ट्स एंड ऑटोमेकर्स आर कीन टू प्रमोट देम। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एरर कहाँ पे है, और अगर एरर नहीं है तो आप नो एरर वाला ऑप्शन ही कमेंट करोगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, हम और ही अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो। प्रैक्टिस कैसे करना है आपको? प्रैक्टिस के लिए आप हमारे फ्री रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। फ्री रिसोर्सेज में हमारे पास आप जाओगे ऐसे डैशबोर्ड में, ऐसे डैशबोर्ड ही खुलता है, फिर जाओगे आप यहाँ फ्री क्विज़ में, तो आपको फ्री
टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे आपको क्वांट्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, बोथ प्रीलिम्स मेंस में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स मिल जाएगा। यहाँ से आप फ्री में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आप मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हो, ठीक है, एग्ज़ाम लेवल जो एग्ज़ाम में जो इन्वायरमेंट होता है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कैसा पैटर्न होता है, एक जैसे पहले रीजनिंग आया, फिर तुरंत उसके बाद पहले इंग्लिश आ गया, या पहले इंग्लिश आया, रीजनिंग आया, क्वांट्स आई, तो अगर उस तरह की आपको उस तरह के इन्वायरमेंट में प्रैक्टिस करनी है तो मॉक्स का यूज़ कर सकते हो, मॉक्स परचेज़ कर सकते हो। उसके लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है एग्ज़ाम प्रेप सेल का, EPS लगा के आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे ही जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स आपके बैंकिंग के हो गए, इंश्योरेंस के हो गए, सारे एग्ज़ाम्स के रिसोर्सेज आपके मॉक्स हो, सेशनल मॉक्स हो, फुल लेंथ मॉक्स हो, आपके टॉपिक टेस्ट हो, आपके PDF हो, वीडियो कोर्सेज हो, सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पे और ऐप पे अवेलेबल है। अगर आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हो तो 30% डिस्काउंट EPS को लगा के परचेस आज कर सकते हो। अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चंस की। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताओ, और okay, bye and have a nice day.